वेलकम स्टूडेंट्स इन योर own यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पटेल सर। और आज का यह वीडियो महत्वपूर्ण कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के साथ में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम तरंग संख्या के बारे में, रिजबर्ग नियतांक के बारे में और जितनी भी हाइड्रोजन परमाणु की उत्सर्जन श्रेणियां हैं उन पर चर्चा करेंगे और साथ में हम बोर के मॉडल की जो कमियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले तरंग संख्या को निकालने कर और रिजबर्ग नियतांक को निकाल कर। तो इसके लिए हमें एक जो हमने अभी बोर परमाणु मॉडल में ऊर्जा निकाली थी तो उस समीकरण की ज़रूरत होगी, ऊर्जा का जो सूत्र है उसकी ज़रूरत होगी। तो उसको हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं बोर मॉडल के अभिग्रहित पर, जिसमें हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो जो संक्रमण के दौरान ऊर्जा होती है वह फोटोन इतनी ऊर्जा के साथ में उत्सर्जित होता है और यही ऊर्जा दोनों ही स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है, जिसे हम h बराबर E2 माइनस E1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हमने देखा कि जो कक्षा थी, कक्षा में ऊर्जा हमारी E बराबर m e⁴ अपॉन 8 n स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर और h स्क्वायर प्राप्त हो रही थी। तो जब कक्षा पहली होगी तो वहाँ पर n1 n की जगह पे और एनर्जी लेवल 1 होगा, और दूसरी कक्षा के लिए या दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए E2 और n के लिए हम n2 का उपयोग करेंगे। तो यहाँ जो E1 और E2 के मान दिखाए गए हैं इन्हीं मानों को हम यहाँ पर ऊपर रखेंगे, तो इससे हमें h न्यू का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इससे हम पहले न्यू का मान निकालेंगे और न्यू के मान के बाद में हम लैम्डा का मान निकालेंगे। तो देखें, हमने ये दोनों E1 और E2 के मान जब यहाँ पर रख दिए तो हमें ये वाला समीकरण मिल रहा है। इस वाले समीकरण में आप देखें तो यहाँ माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाली टर्म आगे आ जाएगी और ये माइनस वाली टर्म पीछे आ जाएगी। साथ में आप इसमें देखें दोनों ही टर्म में 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर और ऊपर m और e⁴ ये सारी चीज़ें कॉमन है, तो कॉमन हमने ये यहाँ पे ले ली हैं और अंदर बचा था इसका ये प्लस हो गया था तो 1/n1 का स्क्वायर और ये वाला टर्म माइनस है तो 1/n2 का स्क्वायर। इस तरीके से अब हमें ये समीकरण मिला है h न्यू बराबर m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो एक ये इक्वेशन हमें यहाँ मिल जाता है। अब यहाँ पर देखें तो ये m(e)8 एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो इन सारे कांस्टेंट से हम एक नए कांस्टेंट को बना देते हैं और उस कांस्टेंट को r कहेंगे, जिसे R4 रिजबर्ग नियतांक, इसको आगे उपयोग करने वाले हैं हम। और साथ में इसी समीकरण में यहाँ पर ये जो h है ये h भी इस तरफ आएगा, ये ना h, और साथ में यहाँ पर आपका न्यू है और न्यू के लिए हम आगे उपयोग करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से एक रिलेशन लिया है हमने
न्यू इक्वल टू सी लैम्डा वाला या भी आगे देखेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा ये समीकरण आगे उपयोग होने वाला है। देखें कि न्यू बराबर सी बटे लैम्डा, ये सी इक्वल न्यू लैम्डा इक्वेशन होता है। अगर हम देखें तो चाल बराबर दूरी बटे समय वाला जो सूत्र है उसका यहाँ उपयोग किया गया है। तो यह न्यू आवृत्ति है और न्यू बराबर होता है 1/t। तो ये एक्चुअल में समीकरण है c बराबर लैम्डा बटे टी। c है वेग, लैम्डा दूरी और बटे में t जो है वो समय है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से ये समीकरण, तो 1/t की जगह हमने न्यू का उपयोग कर लिया यहाँ पर। तो c इक्वल न्यू लैम्डा। तो यहाँ से जो हमारा पिछला समीकरण था वहाँ पर हम न्यू की जगह पे c अपॉन लैम्डा का उपयोग करेंगे। तो ये c अपॉन लैम्डा हो गया। वहाँ से एक h जो था पहले यहाँ h न्यू था, वो h हमारा यहाँ पे पहुँचा। तो ये h स्क्वायर से एक और h जुड़ के h क्यूब हो गया। अब यहाँ पर ये c भी है, तो c को हम यहीं पर ले आ रहे हैं। तो ये देखें नीचे 8ε0 CH³ ये हो गया है। इस तरफ सिर्फ बचा हमारा 1/लैम्डा। अब जो हम अभी पहले कह रहे थे कि यहाँ पर इतने जो टर्म हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। इन सारे कांस्टेंट से हम एक कांस्टेंट बना लेते हैं जिसे हम कह रहे हैं रिजबर्ग नियतांक। आर से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ये आर की वैल्यू है। इसको जब हम अगर सॉल्व करें तो लगभग इतनी ही वैल्यू आती है। इस प्रकार से हमें एक समीकरण मिल जाता है 1/लैम्डा इक्वल आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ देखें इस समीकरण में जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 1/लैम्डा है। इस ही 1/लैम्डा को हम कह रहे हैं वेव नंबर यानी कि तरंग संख्या, और आर को हमने रिजबर्ग नियतांक कहा है। तो इस प्रकार से हमें ये दो चीज़ें, एक तो तरंग संख्या और दूसरा रिजबर्ग नियतांक प्राप्त हो गया है। अब आप देखें यहाँ पे नीचे लिखा है तरंग संख्या, इसे न्यू बार से भी प्रदर्शित करते हैं। ये न्यू के ऊपर ये जो लाइन है, अब इसके लिए न्यू बार कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें अब हम विभिन्न उत्सर्जन श्रेणियों को पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड ये सारी उत्सर्जन श्रेणियां हैं। और इन उत्सर्जन श्रेणियों में आप देख रहे हैं कि N1, N2, N3 से लेके ये आगे बढ़ते हुए क्रम में ये सारी की सारी ऊर्जा अवस्थाएं हैं। यहाँ पर पहली ऊर्जा अवस्था जो है वह स्थायी अवस्था है और बाकी की सारी उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं बताई गई यानी अस्थायी ऊर्जा अवस्थाएं हैं। यहाँ देखें हम कि धीरे धीरे ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ रही है। देखो नीचे ऋणात्मक में है, तो ये जितना ऋण में संख्या नीचे की ओर जाएगी, बड़ी संख्या होगी ऋणात्मक वाली संख्या, वो छोटी कहलाएगी। और जैसे ही ये शून्य की ओर जा रही है तो ये बढ़ रही है, और शून्य से ऊपर भी ये धनात्मक में जाएगी तो बढ़ी हुई मानी। तो इस तरह से यहाँ पे ग्राफ है आपका, एक तो ऊर्जा और अवस्थाओं के बीच में। अब हम देखेंगे आगे कि इस ग्राफ ही, अब यहाँ अगर आप इसी चित्र को देखें तो इसमें देखो उच्च ऊर्जा अवस्थाओं में, अलग अलग उच्च ऊर्जा अवस्थाओं से जब संक्रमण हो रहा है, तो संक्रमण का मतलब है उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन का आना। तो ठीक है, यहाँ पे देखें हम संक्रमण हो रहा है, कहाँ हो रहा है? न्यूनतम अवस्था में, यानी कि n बराबर 1। तो इसको कहा गया है लाइमन श्रेणी का उत्सर्जन। अब यहाँ देखें उच्च ऊर्जा अवस्थाओं से दूसरी ऊर्जा अवस्था में
उत्सर्जन हो रहा है, तो इसे बामर। इसी तरीके से क्रम से है कि उच्च ऊर्जा अवस्थाओं से जिस भी ऊर्जा स्तर पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम यहाँ पे रखा गया। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे देखें। देखो, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाएं इस नाम से है, और अब चूंकि ये किससे प्राप्त हो रहा है, उत्सर्जन से, तो इन सब को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहले है लाइमन श्रेणी। अब लाइमन श्रेणी में अब हम देखें यहाँ पे ये जो सूत्र है, ये सूत्र हमारा 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2²। अब n1 से मतलब अब यहाँ पे हो गया 1, क्योंकि सबसे नीचे की ऊर्जा अवस्था है 1, और उसी ऊर्जा अवस्था में उच्च ऊर्जा अवस्था से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ n के लिए आप 1 को छोड़कर बाकी के सारे के नंबर यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। यानी n1 की जगह 1 उपयोग होगा, तो n2 की जगह 2, 3, 4, 5 से लेके जितनी भी कक्षाएं हैं उन सभी का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपकी कहलाती है लाइमन श्रेणी। और लाइमन श्रेणी की विशेषता क्या है, ये देखें कि दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त अदृश्य भाग, जिसे पराबैंगनी क्षेत्र और अवरक्त क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर कई स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं की श्रेणी में लाइमन श्रेणी में पराबैंगनी क्षेत्र होता है। तो इसमें लाइमन श्रेणी में आपका पराबैंगनी क्षेत्र। अब जी देखो, आगे हम इसको देखते जाएंगे कि कौन कौन सी श्रेणी में कौन कौन सा क्षेत्र होता है। यहाँ बाकी की ये जो विशेष बातें हैं, कितनी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, कितनी न्यूनतम होती है, ये आप नोट करते जाना। देखिए, दूसरी श्रेणी है बामर श्रेणी। अब बामर श्रेणी में आप देखें, हमें जो सूत्र मिला था उस सूत्र का ही हम यहाँ उपयोग करें, तो बामर श्रेणी के लिए n1 की जगह पे 2 का उपयोग कर रहे हैं, और n2 की जगह पे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जो भी संख्या हम रखना चाहें वो यहाँ रखेंगे। और वो कैसे, किस ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके लिए n का उपयोग कर, यहाँ n2 का उपयोग करेंगे। अब देखें आप, तो इसके लिए 2 और बाकी 2 के अलावा 3, 4, 5, 6 जो भी है वो नंबर आप उपयोग करेंगे। तो डिफरेंट वैल्यू के लिए आप यहाँ देखें, ये वेवलेंथ यहाँ पर मिल रही हैं। तो इस श्रेणी में कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करता है तो दृश्य क्षेत्र में जो है उसे बामर श्रेणी कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से आप देखें पाश्चन में क्या होगा, अब n1 की जगह 3 और n2 की जगह 4, 5, 6, 7 ऐसे ही आगे आप देखें तो ब्रैकेट में n1 4 और n2 की जगह 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन। ऐसे ही फुंड में n1 की जगह 5 और n2 की जगह 6, 7, 8, 9, ये सारे ये क्रम से इस तरीके से होते जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमें एक निम्नतम वेवलेंथ और एक मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रही है। तो यहाँ देखें कौन कौन सी श्रेणी में कौन कौन से आपके निकलते हैं। तो ये देखें आप, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में, पाश्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में, ब्रैकेट के लिए दूर अवरक्त क्षेत्र, और फुंड श्रेणी है अति दूर अवरक्त क्षेत्र के लिए। यानी जो इसमें स्पेक्ट्रम मिलता है तो ये उसकी लाइट की जो है जोन होते हैं जिसमें हमें ये श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र के उपयोग से सभी श्रेणियों के लिए हम निकाल सकते हैं कि किस श्रेणी से किस वेवलेंथ की जो है वेव्स या विकिरण प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद में आगे है उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव। तो ये इनकी परिभाषाएं हैं।
उत्तेजन ऊर्जा बताया है और उत्तेजन विभव बताया है। और इसमें आप देखें किस तरीके से परिभाषित किया गया है कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, इसे उत्तेजन कहते हैं। परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो परमाणु की उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है ना। उत्तेजन विभव उस विभवांतर को जिसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है वो उत्तेजन विभव कहलाता है। ये इतनी ही परिभाषाएं हैं, इन्हें आप नोट कर लें। और ये छोटे से प्रश्न आयनीकरण ऊर्जा और आयनीकरण विभव से है, तो यहाँ पे भी इसको परिभाषित कि जब कोई परमाणु बाहर से इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ले कि उसका कोई कक्षीय इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर पूरी तरीके से बाहर निकल जाए तो इसे कहते हैं आयनीकरण, आयोनाइजेशन। और यहाँ पे देखें कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। ऐसे ही विभव को कहा है कि वह विभवांतर जिससे के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाए वो उसका आयनीकरण विभव है। और ये इनके मान दिए हुए हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं डी ब्रोगली के स्पष्टीकरण को, जो बोर क्वांटीकरण का दिया गया था उस पे डी ब्रोगली ने किस प्रकार से स्पष्टीकरण दिए अपने। तो हम सबसे पहले अभिग्रहित को ही देखते हैं। तो अभिग्रहित में हमने देखा था, बोर के अभिग्रहितों में पहला तो था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही परिक्रमा कर सकते हैं, भी ऐसे ही किसी भी कक्षा में नहीं कर सकते, सिर्फ उसी कक्षा में परिक्रमा कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। इस प्रकार से आपका जो संवेग है MBR वो h/2π का पूर्ण गुणक हो, यानी h/2π। और इसके अलावा देखें आप यहाँ पर कि लैम्डा = h/mv, mv जहाँ पे संवेग है, यानी डी ब्रोगली का तरंग समीकरण हमने निकाला था लैम्डा = h/p। तो ये वही समीकरण है। तो इसमें आप देखें ये mv क्या है यहाँ p। तो यहाँ से आप आगे बढ़ें कि जब एक तनी हुई डोरी में अपरिगामी तरंग उत्पन्न होती है तो तरंग के सिरों पर नोड्स बनते हैं। तो यहाँ देखें इस डोरी में तरंग एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है और पुनः वापस आती है तो तरंग दैर्घ्य पूर्ण गुणज होती है, ये यहाँ पे बता दिया है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो परिक्रमा कर रहा है वह इसी तरंग के समान बद्ध होता है। ये चित्र आप देख रहे हैं अपन, ये चित्र, इसको यहाँ पर ये वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन से स्पष्ट वृत्तीय कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है, यहाँ बताया। तो 2πr = n लैम्डा, तो r = n λ/2π। और ये सारी वैल्यूज़ रखने पर हमें NVR = NH/2π मिल जाता है। इन सबको आप सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे बोर का जो प्रतिबंध है या अभिगृहित है वो पूरा होता है, ठीक है। अब आखिरी में है बोर मॉडल की कमियाँ। तो क्या कमियाँ थी वो हम यहाँ पर देखें। बोर मॉडल केवल हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए, हाइड्रोजन जैसे का मतलब कि अगर हम हीलियम को आयनित कर दें तो जिस प्रकार हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही बन जाएगा। लिथियम से 2 आयन निकाल दें यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन कक्षा में बचता है। तो ये सारे जो परमाणु हैं वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के नाम से जाने जाते हैं। तो कहा है
कि बोर मॉडल केवल हाइड्रोजन लाइक एटम को ही डिफाइन कर पाया। दूसरा कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं का जब हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से स्टडी की गई तो पता चला कि प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा के पास में और अनेक रेखाएं पाई जाती हैं। इन रेखाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कारण है कि ये रेखाएं दिखाई जा रही हैं यहाँ पर, ये बोर मॉडल में नहीं बताया जा सका। फिर कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता अधिक और कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता कम थी, ये भी वहाँ पर बोर मॉडल नहीं बता सका कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इस मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव, जिसे जीमन प्रभाव कहते हैं, इसकी भी व्याख्या नहीं की जा सकी। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि इस मॉडल में जो रिजबर्ग नियतांक का मान है वह प्रायोगिक मान से भिन्न था। यानी कि अगर हम यहाँ पर रिजबर्ग नियतांक का जहाँ उपयोग किया था वहाँ पर जाएं और मानों को देखें तो इसमें ये देखें, ये यहाँ m(e⁴ 8 एप्सिलॉन 0 c और h, इन सारी चीज़ों का अगर हम गुणा करें और इनको सॉल्व करें इनके मान रखकर, तो इतनी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी जितनी कि वास्तव में r की होती है। तो इस प्रकार इन 5 कारणों से जो यहाँ पर दिखाए हुए हैं, बोर मॉडल जो परमाणु की व्याख्या कर रहा था वह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं को ही डिस्क्राइब कर सका। बाकी जो 2 और या 2 से अधिक प्रोटॉन वाले होते हैं या नाभिक में अधिक कणों वाले जो एटम्स होते हैं उनकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, और किसी नए विषय को अब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आगे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या आप पढ़ना चाहते हैं, किस विषय में जानकारी चाहते हैं, वो आप कमेंट करें। धन्यवाद।